दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के 500 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों यदि आप आगामी यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। इस सामान्य विज्ञान के 500 क्वेश्चंस के जो वीडियो है उसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते थे हमने इसमें शामिल किया है। तो दोस्तों बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण जीके के वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। तो दोस्तों आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग विधि से किसकी आयु निर्धारित की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा जीवाश्मों की। कार्बन डेटिंग विधि से जीवाश्मों की आयु निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा रतौंधी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ यानी कि चैम्बर होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में कुल कितने? 4 चैम्बर होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग ब्लड बैंक, जिसको रक्त बैंक कहते हैं, ब्लड बैंक का कार्य करता है? तो दोस्तों मानव शरीर का वह अंग है प्लीहा, जिसको कहते हैं स्प्लीन। यह मानव शरीर में क्या ब्लड बैंक का कार्य करता है। ब्लड बैंक यानी कि रक्त का संग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, हरे पौधे किसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं? तो हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अगला प्रश्न है, शराब लिक्कर के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग खराब होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों यकृत। यकृत। अगला प्रश्न है, शरीर से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने वाला अंग दोस्तों कौन सा है? किडनी। किडनी हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ यानी चैम्बर होते हैं? तो केवल 2 चैम्बर होते हैं मछली के हृदय में। और मनुष्य के शरीर में हृदय में कितने? 4 चैम्बर होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस हरे पौधे अवशोषित करते हैं? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण हरे पौधे करते हैं और ऑक्सीजन का निष्कर्षण होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। अगला प्रश्न है, यूरेनियम किस प्रकार का तत्व है? तो दोस्तों यूरेनियम रेडियो एक्टिव तत्व है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। अगला प्रश्न, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस फल में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों आंवला किसमें? आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंवला विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र यानी कि आवाज की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र। तो दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापा जाता है। किससे? लैक्टोमीटर से। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया। तो जो दूध होता है वह आप जब दही बनता है तो उसके लिए कौन सा बैक्टीरिया आवश्यक है? तो दोस्तों उसके लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आवश्यक है। कौन सा? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। यह एक मानव के शरीर के लिए सहायक बैक्टीरिया। ये कोई मानव के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरे पौधों की आयु मापन में क्या सहायक है? तो जब हरे पौधों की आयु का मापन किया जाता है तो उनमें क्या वार्षिक वलयों को गिना जाता है। जो एनुअल रिंग्स होती हैं उनको गिन करके हरे पौधों की आयु का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। तो इसका सही उत्तर है सेरेब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में जो आपके घरों में फ्रिज होते हैं उनमें शीतलक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्रीऑन गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो आपने अपने शहरों में हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि डायलिसिस सेंटर होते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति का किडनी कार्य नहीं कर रहा है तो उसको डायलिसिस सेंटर में जाना पड़ता है दोस्तों, डायलिसिस करवाना पड़ता है अगर किसी व्यक्ति का किडनी कार्य नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है, द्रव की चौथी अवस्था कौन सी है? पदार्थ की चौथी अवस्था। पदार्थ की पहली अवस्था ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस और जो चौथी अवस्था है वह है प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, मानव का रक्त हमारा जो ब्लड है वह एसिडिक होता है या फिर क्षारीय होता है? तो दोस्तों मानव का रक्त कैसा? क्षारीय होता है क्योंकि मानव शरीर का जो रुधिर है उसका पीएच मान कितना हो? 7.4। अगर किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 से ज़्यादा है, अगर किसी भी
पदार्थ का मान पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो वह क्या होगा, क्षारीय। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम किस रासायनिक अभिक्रिया पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित है। किसमें, नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित है। अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति का सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो दोस्तों वह वैज्ञानिक थे केपलर। इन्होंने ग्रहों की गति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने कहा कि जितने भी 8 ग्रह हैं वह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में नियमित गति करते हैं। उन्होंने क्या, ग्रहों की गति का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है प्रोटॉन की खोज किसने की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रदरफोर्ड। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है टॉमसन, जे टॉमसन। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, तो इसका प्रश्न का सही उत्तर है चैडविक। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यह 3 जो तत्व हैं, किसी भी यह जो 3 तत्व हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम्स के लिए। एग्जाम्स में यह अधिकतर पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप इनको याद रखिए। अगला प्रश्न है खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है, तो दोस्तों खगोलीय दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका, दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है पृथ्वी ग्रह का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो वह खगोलीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर एक नियमित कक्षा में चक्कर लगाते हैं वह क्या कहलाते हैं, उपग्रह। तो इस हिसाब से पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। अगला प्रश्न है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, किसने कहा था, तो दोस्तों यह कॉपरनिकस ने कहा, कॉपरनिकस ने। अगला प्रश्न है प्रकाश की चाल क्या है, जब सूर्य से प्रकाश चलता है तो उसकी चाल क्या है, तो दोस्तों 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी है, 3 लाख किलोमीटर। आप समझिए 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में प्रकाश की रोशनी गति करती है। अगला प्रश्न है चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दोस्तों चींटी में फार्मिक एसिड पाया जाता है। इसी वजह से चींटी का जो वैज्ञानिक नाम है वह है फार्मिका। अगला प्रश्न है मधुमक्खी के डंक को निष्प्रभावी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बेकिंग सोडा। अगला प्रश्न है आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है किसको, ग्रेगर जॉन मेंडेल को। अगला प्रश्न है ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र है O3। ओजोन गैस जो कि सूर्य की जो अल्ट्रा यूवी रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनसे हमारे पृथ्वी की रक्षा करती हैं, कौन, ओजोन परत। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे जो जनसंख्या वाला देश है वह कौन सा है, चीन। अगला प्रश्न है सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित है, दोस्तों सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया में स्थित है, सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया में स्थित है। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों जो झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है, यह एक पठार है, यह क्या खनिज पदार्थों के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को क्या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, दोस्तों जो डॉक्टर सीवी रमन थे इनके द्वारा क्या खोजा गया था, रमन प्रभाव। रमन प्रभाव की खोज के पश्चात राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इसी के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, विज्ञान की किस शाखा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, जो एल्गी होते हैं, तो फाइकोलॉजी में क्या एल्गी का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है विटामिन की खोज किसने किया था, दोस्तों विटामिन की खोज फंक ने किया। फंक ने विटामिन की खोज किया। विटामिन वो पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के द्वारा उत्पादित नहीं किए जाते हैं और इनकी कमी से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, जैसे कि रतौंधी हो गया, स्कर्वी हो गया, बेरी हो गया। तो इस तरह से विटामिन हमारे शरीर में नहीं पाया जाता है, यह जो हम खाना खाते हैं, जो हम भोज्य पदार्थ लेते हैं उनमें विटामिन पाया जाता है, जैसे कि आंवले में विटामिन सी। इस तरह से विटामिन हमारे शरीर के द्वारा उत्पादित नहीं होता है। अगला प्रश्न है कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो विटामिन B12 में क्या कोबाल्ट पाया जाता है। दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों आयोडीन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है। आयोडीन की कमी से दोस्तों गलकंड, जिसको ग्वाइटर कहते हैं, ग्वाइटर रोग होता है। अगला प्रश्न है मेनिंजाइटिस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो दोस्तों मस्तिष्क। मेनिंजाइटिस रोग में क्या होता है, मनुष्य के शरीर में जो ब्रेन है उसमें स्वेलिंग आती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में रुधिर ना जमने का कारण, हमारे शरीर में जो रुधिर बहता रहता है उसका कारण क्या है दोस्तों, हमारे शरीर में हिपेरिन होता है, जिसकी वजह से हमारा जो रुधिर है वो जमता नहीं है। अगला प्रश्न है हाइपोग्लाइसीमिया रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है, तो दोस्तों हाइपोग्लाइसीमिया होता है ग्लूकोज की कमी के कारण। यदि ग्लूकोज हमारे
हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो हमें क्या ब्लड शुगर की बीमारी होती है, यानी कि डायबिटीज़ या मधुमेह जिसको कहते हैं वह रोग होता है। लेकिन कमी होने पर क्या हाइपोग्लाइसीमिया होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में शर्करा जो ग्लूकोज है उसका नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? तो इसका नियंत्रण कौन? इंसुलिन हार्मोन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमारे शरीर में मधुमेह ना होने का कारण क्या है? इंसुलिन हमारे शरीर में शुगर का नियंत्रण करता रहता है। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती है? तो वह ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। अगला प्रश्न है, शर्करा की अगर मात्रा अधिक हो जाए हमारे शरीर में तो कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह, जिसको कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, रुधिर में शर्करा की मात्रा अधिक होने पर कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों इसको हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं। हाइपर मतलब कि हाइपरग्लाइसीमिया मतलब मनुष्य के शरीर में जो रक्त है उसमें शुगर की मात्रा का अधिक हो जाना, इसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, जल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो उनको दोस्तों हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, लवणीय जल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? दोस्तों हैलोफाइट्स कहते हैं, उनको हैलोफाइट्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में जो पौधे उगते हैं उनको क्या कहते हैं? जेरोफाइट। तो आप इन 3 प्रश्नों को जरूर याद रखिए। जो जल में उगते हैं हाइड्रोफाइट्स, जो लवण जल में उगते हैं उनको हैलोफाइट्स, जो रेगिस्तान में उनको जेरोफाइट्स कहते हैं। दोस्तों मोतियाबिंद रोग किस अंग में होता है? तो दोस्तों मोतियाबिंद हमारे क्या आंख में होता है। कहाँ पे? आंख में, जिसको हम कैटरैक्ट भी कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कैटरैक्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किससे होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रक्त के द्वारा। किस धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है? किस वाहिका में? दोस्तों शुद्ध रक्त धमनी में प्रवाहित होता है। जब जो कि अशुद्ध रक्त होता है वह किसमें? शिराओं में बहता है। अशुद्ध रक्त शिराओं में बहता है, जिसको हम नसें कहते हैं। सर्वप्रथम रुधिर परिसंचरण का अध्ययन किसने किया था? दोस्तों यह थे विलियम हार्वे, जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन का अध्ययन किया था। मानव शरीर में किसका? ब्लड सर्कुलेशन का इन्होंने अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, हृदय में पेस मेकर का मुख्य कार्य क्या है? किसी व्यक्ति का जब हृदय होता है वो अपना जो इरेगुलर हो जाता है, यानी कि अनियमित गति करता है, तो उसके नियंत्रण के लिए क्या होता है? पेस मेकर लगाया जाता है उसके हृदय में। तो हृदय की गति का नियंत्रण करता है पेस मेकर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा रक्त का शुद्धिकरण करता है? तो दोस्तों वह है किडनी। अगला प्रश्न है, स्वस्थ वयस्क का मनुष्य का जो रक्तचाप है जिसको बीपी कहते हैं, क्या? बीपी। स्वस्थ मनुष्य का बीपी कितना होता है? तो दोस्तों 120/80 उसका स्वस्थ मनुष्य का बीपी होता है। हमारे शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? एड्रीनल ग्रंथि करती है। दोस्तों कौन सी? एड्रीनल ग्रंथि हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करती है। अगला प्रश्न है, प्लेटलेट्स का कब्रिस्तान कहा जाता है? किसको कहा जाता है? प्लीहा को, स्प्लीन को प्लेटलेट्स का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सी सहायक है विटामिन? तो दोस्तों विटामिन के। विटामिन के रुधिर का थक्का जमने के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो उसका रुधिर बहता रहता है, इसके लिए उसमें विटामिन के की कमी हो जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? दोस्तों हमारे शरीर में कौन सा? लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, खून का लाल रंग किसकी उपस्थित कारण होता है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण हमारा जो ब्लड है उसका जो कलर है वह कैसा है? लाल रहता है, उसका कलर लाल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, सामान्यतः कितने प्रकार के रक्त समूह हैं? सामान्यतः कितने प्रकार के रक्त समूह? तो दोस्तों 4 प्रकार के, ए, बी, ओ और ए बी, 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं मनुष्य के शरीर में। अगला प्रश्न, सार्वग्राही रक्त समूह जो होता है वह कौन होता है? तो सर्वग्राही जो रक्त समूह होता है वह ए बी रक्त समूह होता है, जो किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति का ब्लड ले सकता है। अगला प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल ब्लड डोनर वाला कौन सा रक्त समूह होता है? दोस्तों ओ जो रक्त समूह वाला व्यक्ति होता है तो वह किसी भी व्यक्ति को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। अगला प्रश्न है, शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों एनीमिया रोग होता है। शरीर में आयरन की कमी से कौन सा? एनीमिया रोग होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रथम महिला वैज्ञानिक जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों, तो वह थी मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी भौतिकी की एक बहुत ही बड़ी वैज्ञानिक थी और विश्व की पहली महिला है जिनको नोबेल पुरस्कार, जो कि विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों, उसे सम्मानित किया गया। 1867 में रेडियम और पोलोनियम तत्व की इन्होंने खोज किया था। रेडियो धर्मिता का इन्होंने सिद्धांत भी दिया था, द थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। 1903 में इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसका? भौतिकी का। 1911 में रसायन का भी नोबेल पुरस्कार दिया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने रेडियम के शुद्धिकरण के लिए क्या योगदान दिया था। अगला तथ्य है दोस्तों, विज्ञान की 2 शाखाओं में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित
पहली महिला है। पहली महिला है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन एक मात्र ऐसी महिला है जिनको दो शाखाओं में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया? द थ्योरी ऑफ बुयांसी। इसको आर्किमिडीज ने कहा था, इसको आर्किमिडीज ने इस सिद्धांत को दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई वस्तु अपने भार के बराबर जल को पृथक करेगी तो वह वस्तु जल में तैरती रहेगी। जैसे कि जो समुद्री जहाज होता है वह अपने भार के बराबर यदि जल को हटा देता है तो वह समुद्र में तैरता रहता है, लेकिन एक जो पतली सी सुई होती है वह अगर पानी में डालो तो डूब जाती है, क्योंकि वह अपने भार के बराबर जल को नहीं हटा पाती है। अगला प्रश्न है, विज्ञान की शाखा में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन होता है। तो दोस्तों इथोलॉजी में के जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्र का जल नीला क्यों है दोस्तों? तो समुद्र का जल क्यों नीला है? जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो जब जल में प्रकाश पड़ता है तो वह परावर्तित होता है, कहाँ से? जल के कणों के द्वारा। इसी वजह से समुद्र का जो जल है वह हमें नीला दिखाई पड़ता है। क्यों हमें नीला दिखाई पड़ता है दोस्तों? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र से क्या नापते हैं? तो दोस्तों, रक्तचाप। जो ब्लड प्रेशर मापा जाता है किससे? उसको नाम है उस यंत्र का स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन यानी कि हार्ट बीट करता है दोस्तों? तो हमारा हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। किस तत्व को झूठा सोना कहा जाता है दोस्तों? तो किसको? आयरन सल्फाइड को। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है दोस्तों? तो हरे पौधों में क्या? पत्तियों में क्वांटासोम्स होते हैं, जिनमें जो क्वांटासोम्स होते हैं, क्वांटासोम्स क्या करते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या? बहुत ही उत्तरदायी हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, विटामिन की कमी से संबंधित, विटामिन की कमी और विटामिन के रासायनिक नाम से। दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? रेटिनॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। इन विटामिन के जो रासायनिक नाम है उनको दोस्तों याद रखिएगा, एग्जाम्स में अवश्य पूछे जाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग दोस्तों, नाइट ब्लाइंड, जिसमें रात में व्यक्ति को देखने में समस्या होती है। दूसरा, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी दोस्तों। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी दोस्तों। विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होती है दोस्तों? रिकेट्स मतलब मनुष्य के शरीर में क्या? हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। कौन से? विटामिन डी की कमी में दोस्तों। तो विटामिन डी हमारे शरीर की हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगला, गोबर गैस संयंत्र में कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो दोस्तों, मीथेन गैस। अगला प्रश्न है, कौन सा तारा प्रति 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है? तो दोस्तों, यह है हैली पुच्छल तारा। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात को सुरक्षित उड़ते हैं? दोस्तों, चमगादड़ के शरीर से पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक तरंगें छोड़ी जाती हैं, जो कि आगे चलती हैं और किसी अगर पदार्थ से, किसी वस्तु से टकराकर वापस आती हैं तो चमगादड़ को पता चल जाता है कि कोई वस्तु सामने रखी है। तो इस तरह से वह रात में आसानी से उड़ पाते हैं। अगला प्रश्न है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर का जो रासायनिक नाम है वह है मर्क्यूरिक सल्फाइड दोस्तों। अगला प्रश्न है, मूल मात्रकों से संबंधित दोस्तों। लंबाई का मूल मात्रक क्या है? मीटर। समय का मूल मात्रक क्या है? सेकेंड। ताप का मूल मात्रक क्या है? केल्विन। द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या है? किलोग्राम। तो मूल मात्रकों को भी आप याद रखिए। 7 भौतिक राशियां हैं, मूल भौतिक राशियां, जिनके मूल मात्रकों को आप अवश्य याद रखिए दोस्तों। इनका जो मात्रक है वो चेंज नहीं होता, बदलता नहीं है। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या है? कैंडेला। अगला, कोण का मूल मात्रक क्या है दोस्तों? रेडियन। अगला प्रश्न है, बल का मात्रक क्या है दोस्तों? यह मूल मात्रक नहीं है, बल एक मूल भौतिक राशि नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर लिखा गया है मात्रक। तो बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। कार्य का क्या मात्रक है? जूल। दोस्तों, अगला प्रश्न है, लाफिंग
लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस किसको कहते हैं दोस्तों? हंसाने वाली गैस किसको कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। जो पेंसिल होती है उसमें कौन सा तत्व होता है? ग्रेफाइट। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ में चलना कठिन क्यों होता है दोस्तों? क्यों? उसका कारण यह है कि जिस सतह पर घर्षण जितना अधिक होगा उस सतह पर चलना उतना आसान होगा। और बर्फ में क्या होता है कि बहुत ही सतह चमकीली, बहुत ही सतह प्लेन होती है दोस्तों, इस वजह से उसमें घर्षण नहीं होता है हमारे पैरों के बीच में और बर्फ की सतह के बीच में, तो इसलिए हम चल नहीं पाते। और सड़क में क्या होता है? खुरदुरापन होता है, इस वजह से उसमें घर्षण होता है, तो हमारे पैर अच्छे से चल पाते हैं। मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है? तो दोस्तों 20 से 20,000 तक की हर्ट्ज की आवृत्ति को हम सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है, हीरे की चमक का क्या कारण है? तो हीरा चमकता क्यों रहता है दोस्तों? तो इसका कारण यह है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने के कारण हीरा चमकता रहता है। अगला प्रश्न, हेपेटाइटिस बी वायरस किस रोग के लिए जिम्मेदार है? दोस्तों क्या? पीलिया। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो दोस्तों चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा था। अगला प्रश्न, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यह पुस्तक किसने लिखा था? तो दोस्तों इसको डार्विन ने लिखा। डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक को लिखा था। अगला प्रश्न, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? दोस्तों आंख का हमारे कॉर्निया को दान किया जाता है। अगला प्रश्न, किस बीमारी के कारण रुधिर का थक्का नहीं जमता है? दोस्तों हीमोफीलिया जो बीमारी होती है उसमें किसी व्यक्ति को यदि चोट लग जाती है तो उसका रुधिर क्या होता है? बहता रहता है, उसका रुधिर नहीं जमता है, यानी रुधिर का थक्का नहीं जमता है, तो आप हीमोफीलिया, आप इसको याद रखिए। अगला प्रश्न, किस बीमारी के कारण मनुष्य लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है? दोस्तों वह बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जिसको वर्णांधता कहते हैं दोस्तों, इसमें मनुष्य में क्या होता है? लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न है, मूत्र का जो पीला रंग होता है वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों वह यूरोक्रोम, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है? यकृत में, लीवर में। हृदय की धड़कन के नियंत्रण के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है? पोटेशियम। हमारे शरीर की जो हृदय की जो धड़कन है उसका नियंत्रण कौन करता है? पोटेशियम। पानी में नाइट्रेट मिलने के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम किस कारण होता है? यदि पानी में नाइट्रेट मिल जाता है, नाइट्रेट से प्रदूषित पानी के कारण क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है दोस्तों। पोटेशियम की कमी से क्या समस्या होती है? निम्न रक्तचाप होता है दोस्तों। पोटेशियम की कमी से निम्न रक्तचाप होता है दोस्तों। तालाबों और कुओं में मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए कौन सी मछली डाली जाती है दोस्तों? गैम्बूसिया। यदि तालाबों और मच्छरों में पानी में जब होता है ना, जो मच्छर होते हैं वो क्या करते हैं? अंडे देते हैं, तो वहाँ पे क्या जो लार्वा निकलते हैं तो उस लार्वा को यह गम्बूसिया मछली खा जाती है, तो इस वजह से उनमें तालाबों और कुओं में क्या गम्बूसिया मछली को अगर आप डालते हैं तो उसमें मच्छरों का प्रकोप नहीं हो पाता है। राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? पाओ क्रिस्टेसस। राष्ट्रीय जानवर चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिसिस। पैंथेरा टाइग्रिसिस। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त कोष में ब्लड को किस रसायन के साथ रखा जाता है? ब्लड बैंक में जो ब्लड स्टोर किया जाता है वो किसके साथ स्टोर किया जाता है? बहुत ही बढ़िया जीके का सवाल है दोस्तों, सोडियम नाइट्रेट के साथ। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र दोस्तों क्या है? डायनामो। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? न्यूटन ने। अगला प्रश्न है, जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादित किया? गैलीलियो ने। तो दोस्तों आप सभी को यदि यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको ऐसे ही जीके के वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वह मिलते रहें। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो महान वैज्ञानिक डार्विन ने दिया था। गैसों के वितरण का सिद्धांत किसने दिया था? किसने? ग्राहम ने। अगला प्रश्न, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों हिंगो डी ब्रीज ने। E बराबर mc² का समीकरण कितने प्रतिपादित किया? आइंस्टीन ने E बराबर mc² दिया था। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, यह बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। यह समीकरण ही एग्जाम्स में दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि यह समीकरण किसने दिया था, किसने प्रतिपादित किया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, रुधिर का थक्का जमने के लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? रुधिर का थक्का जमने के लिए प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है। यदि रुधिर किसी तरह कट लगने से हमारे शरीर में रुधिर बहने लगता है तो वहाँ पर क्या है, कुछ देर के बाद कुछ येलो पदार्थ एकत्रित हो जाता है। यही दोस्तों प्लेटलेट्स हैं जो हमारे शरीर में ब्लड को क्या करती हैं?
बहने से रोक देती हैं। हीमोग्लोबिन किस प्रकार का यौगिक है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो जॉन मेंडेल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जॉन मेंडेल ने किस पौधे पर आनुवांशिकी का अध्ययन किया था दोस्तों? किसमें? मटर के पौधों में। मटर के पौधों में जॉन मेंडेल ने आनुवांशिकी का अध्ययन किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, जुड़वा खनिज ट्विंस मिनरल किसे कहा जाता है? दोस्तों सीसा और जस्ता को क्या कहते हैं? जुड़वा खनिज। पौधों के बढ़ने की दर किससे मापी जाती है? तो दोस्तों वार्षिक वलय जो होते हैं हरे पौधों, जो एनुअल रिंग्स होती है, उनसे हरे पौधे की आयु को पता किया जा सकता है। लेकिन साथ में अगर उसके कौन सा पौधा किस दर से बढ़ रहा है वह नापने के लिए क्रेस्कोग्राफ यंत्र आता है, उससे नापा जाता है पौधे के बढ़ने की दर को। अगला प्रश्न, शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार है? हम सीधे चल पाते हैं, हम सीधे खड़े हो पाते हैं, यानी कि शरीर का जो संतुलन है उसके लिए हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार है? सेरिवेलम जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, हृदय पेशियों को कौन सी धमनी रक्त पहुंचाती है दोस्तों? कौन सी? कोरोनरी धमनी बहुत ही महत्वपूर्ण धमनी है हमारे शरीर की, और इसी धमनी में अगर कोई समस्या आती है तो क्या होता है? हार्ट अटैक आता है दोस्तों। आप इसको याद रखिए, हार्ट अटैक आता है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। हमारा जो हृदय है वह पंप करता रहता है जिससे हमारे शरीर को रुधिर मिलता रहता है, लेकिन यह जो रुधिर है यह धमनियों के द्वारा भेजा जाता है। उसी प्रकार एक धमनी है जो रुधिर किसको पहुंचाती है? हृदय की मांसपेशियों को। अब मान लीजिए कि इस धमनी में कोई समस्या आती है तो रुधिर जो जाना चाहिए हृदय की मांसपेशियों के पास वह नहीं जा पाएगा। जब हृदय की मांसपेशियों को रुधिर नहीं मिलेगा तो वह हार्ट को पंप करना बंद कर देगा। तो दोस्तों यही घटना हार्ट अटैक कहलाती है दोस्तों, यानी कि हार्ट अपना कार्य करना रोक देगा। जब उसको ब्लड नहीं मिलेगा तो वह अपना कार्य करना क्या करेगा? रोक देगा दोस्तों। शरीर में इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है? दोस्तों ग्लूकोज का नियंत्रण करना। अगला प्रश्न, सामान्यतः मनुष्य शरीर में कितना रक्त होता है? 6 लीटर। स्वस्थ मनुष्य का ब्लड शुगर कितना होता है? दोस्तों स्वस्थ मनुष्य का जो फास्टिंग है वह ब्लड शुगर कितना होता है? 120 से कम होना चाहिए। अगला प्रश्न, शरीर में शुगर की अधिकता होने से कौन सी बीमारी होती है? मधुमेह, जिसको हम क्या कहते हैं? डायबिटीज मेलाइटस कहा जाता है जिसको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है दोस्तों? सही उत्तर होगा इसका लाइसोसोम्स। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों और उनके पर्यावरण के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है दोस्तों वह विज्ञान की शाखा है पारिस्थितिकी, यानी कि इकोलॉजी के अंतर्गत किसका? जीवों और उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? बायोलॉजी, द फादर ऑफ बायोलॉजी। कौन? किसको कहते हैं? अरस्तू को दोस्तों। जैव विकास को किसने समझाया था दोस्तों? किसने समझाया था? लैमार्क ने किसको समझाया था? जैव विकास को दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी दोस्तों? 8। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है दोस्तों? फीमर, जांघ की हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस, कान की हड्डी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप याद रखिएगा। एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, मानव शरीर का ताप नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? हाइपोथैलेमस। मनुष्य में कुल कितनी पसलियां हैं? कितनी रिब्स? 12 पसलियां हैं। जो हमारे छाती में जो पिंजड़ा बना हुआ है उसमें कितनी? 12 पसलियां हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर दोस्तों मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों। अगला प्रश्न है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अगला प्रश्न है, कोशिका का, हमारे शरीर में जो कोशिका होती है, सेल होती है, उसका पावर हाउस कौन सा है? तो हमारे शरीर की कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, पानी, जल जिसको हम पीते हैं उसका सूत्र सबको याद होना चाहिए दोस्तों। उसका सूत्र क्या है? H2O। हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर के क्या बनाते हैं? जल। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का सबसे प्रचुर स्रोत क्या होता है? तो प्रोटीन का सबसे प्रचुर स्रोत है सोयाबीन। अगला प्रश्न है, मनुष्य का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? हमारा जीव वैज्ञानिक नाम हमें पता होना चाहिए दोस्तों। हमारा जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस।
अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है दोस्तों? आकाश का रंग इस कारण नीला दिखाई देता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इस वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है दोस्तों। मानव में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों? कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं हमारे पास। हमारे शरीर में कितने हैं? कुल 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों। 46 गुणसूत्र होते हैं मानव के शरीर में दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस तरंग के द्वारा किसी भी रसायन का उपयोग किए बिना पानी को पीने योग्य बनाया जा सकता है दोस्तों? कौन सी? अल्ट्रावायलेट रेज की उपयोग करके, पराबैंगनी किरणों का उपयोग करके। कौन सी गैस अग्निशमन में उपयोग आती है? जब कहीं पे आग लगती है तो कौन सी गैस उपयोग में आती है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है आग को बुझाने के लिए। मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? जो हमारी मोटर कार होती है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। विश्व में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रदूषण करता है कौन सा देश? अमेरिका दोस्तों। किस उद्योग में अभ्रक का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है दोस्तों? विद्युत उद्योग में। सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? जब आप देख रहे होंगे कि जब सूर्योदय होता है, जब सूर्य डूबता है तो उस समय लाल दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब सभी रंगों का प्रकीर्णन होता है तो उसमें क्या होता है? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो इस वजह से हमें लाल लाल दिखाई पड़ने लगता है दोस्तों। कार, ट्रक और बसों के ड्राइवर के सीट में आपने देखा होगा कि एक दर्पण लगा रहता है दोस्तों। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है दोस्तों, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्ट। बॉटनी के जनक है। और बायोलॉजी के जनक कौन है दोस्तों? अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था दोस्तों, वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वह हैं थियोफ्रेस्ट, और जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो समतल दर्पण में उसकी चाल क्या होगी दोस्तों? 8 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक है पास्कल। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को दोस्तों, 28 फरवरी को। इसी दिन डॉक्टर सीवी रमन ने क्या? रमन प्रभाव की खोज किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, कार में रेडिएटर का उपयोग किया जाता है। कार में क्या? रेडिएटर। इसका काम क्या है दोस्तों? यह इंजन को ठंडा रखता है, इंजन को ठंडा रखता है दोस्तों। यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे, अगर मान लीजिए आपको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है और पास की वस्तु दिखाई देती है, तो आपको कौन सी बीमारी है? निकट दृष्टि दोष की दोस्तों। यदि किसी व्यक्ति को पास की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है और उसको दूर की वस्तु तो दिखाई दे रही है, तो उसको कौन सी बीमारी है? दूरदृष्टि दोस्तों। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का क्या मात्रक है दोस्तों? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। लेंस की क्षमता का क्या मात्रक है? डायोप्टर। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेटने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि दोस्तों यदि व्यक्ति लेट जाएगा तो उसका क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा तो एक ही स्थान पर उसका क्या? दाब कम पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप इस स्थान पर खड़े हैं तो उसमें क्या होगा? आपके भार की वजह से वहाँ दाब ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन आप सीधा लेट जाएंगे तो इस जगह भी भार आपका डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। तो आप कभी दलदल में फंसते हैं तो जरूर आप लेट जाइए, लेट करके निकलने का प्रयास करिए। प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है दोस्तों? ट्रिप्सिन। पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सी बीमारी होती है? बेरी। मांसपेशियों में किसके एकत्रित होने के कारण थकान होती है दोस्तों? लैक्टिक एसिड। जब हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है तो हमें क्या होता है? थकान होती रहती है दोस्तों। समुद्र की गहराई नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर का। कंप्यूटर की चिप किस पदार्थ की बनी होती है? जो हमारी चिप होती हैं, नॉट ओनली कंप्यूटर की केवल नहीं, जो हमारी चिप होती हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में उपयोग की जाती हैं दोस्तों, वह बनी होती हैं सिलिकॉन की। साइकिल के टायर में कौन सी हवा भरी जाती है? हीलियम। किस तापमान पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जो तापमान होता है, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का घनत्व यानी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं दोस्तों? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। ठीक है, तत्व। 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर के बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक। जैसे कि मान लीजिए एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर के, जैसे क्या बना है? सोडियम। सोडियम के कई परमाणु मिलकर के सोडियम यानी कि सोडियम तत्व का Na का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व, जैसे कि सोडियम एक तत्व है,
जैसे कि हाइड्रोजन एक तत्व है, जैसे कि ऑक्सीजन एक तत्व है। तो दो या दो से अधिक, एक दो, दो हो गए, दो मिलकर के H, दो हाइड्रोजन के दो तत्व और ऑक्सीजन का एक तत्व मिलकर के क्या बना लिए, जल यौगिक। दोस्तों दो या दो से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। तो जल क्या है, एक यौगिक है दोस्तों। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है तो उसको क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। मात्रकों की जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है वो कब लागू हुई थी, 1971 में दोस्तों, 1971 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण 500 प्रश्नों को हल करा रहा हूं दोस्तों। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे आएगा ही आएगा क्वेश्चन, आप इसको लिख करके रख लीजिए दोस्तों। गारंटी है आप आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य विज्ञान के जितने भी प्रश्न आते हैं आप जरूर हल कर लेंगे दोस्तों। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। फूलों के संवर्धन विज्ञान को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। सजावटी पौधों और झाड़ियों के अध्ययन की शाखा क्या है, अर्बोरिकल्चर है दोस्तों। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कवकों का माइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। जो शैवाल होते हैं, एल्गी होते हैं, उसमें विज्ञान की किस शाखा में उनका अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी में। कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठ वृक्ष को लगाना क्या कहलाता है, एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं दोस्तों, एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक खेत बना रखा है और इसमें पेड़ हैं किसके, आम के, चूंकि एक काष्ठ वृक्ष है, काष्ठ वृक्ष, और यहीं पर आप धान गेहूं चावल की खेती कर रहे हैं तो क्या होगा, इसको हम एग्रो फॉरेस्ट्री कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री कहा जाएगा दोस्तों। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा रहता है, अवतल लेंस, अवतल लेंस लगता है दोस्तों। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगता है, उत्तल लेंस दोस्तों। यह होता है अवतल लेंस दोस्तों, और उत्तल लेंस होता है ये, इसको आप याद रखिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह क्या है और इसको किसने कहा था दोस्तों, यह न्यूटन का गति विषयक तीसरा नियम है। प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि राइफल से आप कोई अगर गोली छोड़ते हैं तो क्या करती है, गोली जब जाती है तो एक प्रतिक्रिया भी करती है। तो दोस्तों यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसने दिया था, न्यूटन का गति विषयक का तीसरा नियम है, इसको न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। न्यूटन के गति के नियम 3 नियम है दोस्तों, उनको आप याद कर लीजिएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जाते हैं। जल में तैरना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है दोस्तों, न्यूटन का तीसरा नियम है। अब क्रिया प्रतिक्रिया यहाँ पर भी आती है, जब आप जल को पीछे की तरफ धकेलते हैं, यह एक व्यक्ति है तैर रहा है, जल को क्या करेगा, पीछे की तरफ धकेलेगा, वैसे ही वह प्रतिक्रिया के कारण आगे बढ़ जाएगा दोस्तों। लहसुन में गंध का कारण क्या है, सल्फर यौगिक का उपस्थित होना। माचिस की तीली के सिरे पर क्या लगा जाता है, कौन सा मसाला लगता है दोस्तों, लाल फास्फोरस होती है और गंधक होती है। ये दोनों ही विस्फोटक पदार्थ हैं दोस्तों, दोनों ही विस्फोटक पदार्थ हैं, और माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता है। जब इनको रब किया जाता है तो यह जल उठता है दोस्तों। कच्चे फलों को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से किस गैस का उपयोग किया जाता है, कौन सा, एसिटिलीन का। गाय और भैंसों के थनों से दूध उतारने के लिए किसका इंजेक्शन दिया जाता है, ऑक्सीटोसिन दोस्तों। गाँव में क्या होता है कि जानवरों के थनों से यदि दूध को उतारना है, मान लीजिए किसी वजह कोई समस्या आने की वजह से अगर उसको यह इंजेक्शन दिया जाता है जानवर को, तो उसका जो दूध है वह थनों में ऑटोमेटिक उतर आता है। तो यह ऑक्सीजन जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है वह जानवरों के थनों से दूध उतारने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, गंजापन किस जीव के कारण होता है दोस्तों, टीनिया कैपिटस। गंजापन अगर आपको हो रहा है तो आप दिखाइए आप डॉक्टर को। हो सकता है कि आपके हेड में टीनिया कैपिटस हो सकता है आपके हेड आपके जो हेड सिर है उसमें क्या हो सकता है, टीनिया कैपिटस। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है, मलेरिया रोग मच्छर काटने से होता है, लेकिन वो कौन सा मच्छर है, मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में आते हैं ये। मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मलेरिया रोग से प्लीहा, हमारा जो स्प्लीन है वह प्रभावित होता है। किस बीमारी में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में कमी आ जाती है दोस्तों, मलेरिया में क्या होता है, हमारी जो आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड कार्पेल्स होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं दोस्तों, आरबीसी में कमी आती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मसूड़ों में पायरिया किस जीव के कारण होता है, एंटामीबा जिंजीवैलिस के कारण होता है दोस्तों। पायरिया बीमारी पायरिया बीमारी जब होती है तो उसके निदान के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, पेचिश की बीमारी जो होती है वह किस जीव के कारण होती है दोस्तों, एंटामीबा हिस्टोलिटिका के कारण होती है। पेचिश बीमारी में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो पेचिश में हमारे शरीर का आंत प्रभावित होता है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, जब आप मोशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपके स्टूल के साथ साथ
क्या आता है, ब्लड आने लगता है, आपके स्टूल के साथ क्या, ब्लड आने लगता है। तो उससे आप समझिए कि पेचिस की बीमारी उसको हो सकती है। एथलीट फूट बीमारी किस जीव से होती है दोस्तों, टीनिया पेडिस से। कौन सी बीमारी चूहों के काटने से होती है, तो चूहों के काटने से प्लेग होता है। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, रेबीज होता है दोस्तों, रेबीज। हाइड्रोफोबिया किस जीव के काटने से होता है, कुत्ते के काटने से। अगर दोस्तों किसी व्यक्ति को रेबीज हो गया तो उसको पानी से डर लगेगा, यानी कि हाइड्रोफोबिया होगा उसको। फोटोफोबिया होगा, फोटोफोबिया मतलब उसको प्रकाश से डर लगेगा, वो अंधेरे की तरफ भागेगा। तो रेबीज बहुत ही खतरनाक रोग है, यदि कुत्ता काटता है तो आप उसको जांच करवाइए, कहीं आपको रेबीज तो नहीं हो रहा है। किस रोग को आंत का बुखार भी कहते हैं, किसको, टाइफाइड रोग को दोस्तों। टाइफाइड किस प्रकार की बीमारी है, टाइफाइड एक जीवाणु जनित बीमारी है दोस्तों। हैजा रोग, हैजा रोग किस जीव के कारण होता है दोस्तों, किससे, विब्रियो कोलेरी से होता है, जिसको कॉलेरा कहते हैं। हैजा मतलब कॉलेरा। काली खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, डीपीटी का टीका। काली खांसी से बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एड्स, एड्स बीमारी का पूरा नाम क्या है दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। चिकन पॉक्स, जिसको छोटी माता कहा जाता है, किस वायरस के कारण होता है दोस्तों, तो यह वेरिसेला जोस्टर के कारण होता है। वेरिसेला जोस्टर के कारण क्या होता है, चिकन पॉक्स। डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है दोस्तों, जो डेंगू होता है वह एडीज एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से होता है। और जो मलेरिया था वह मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने के कारण होता है, और उसमें क्या डाउन हो जाता है, आरबीसी, जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। और जब डेंगू होता है किसी व्यक्ति को तो क्या कम हो जाता है, प्लेटलेट, मानव के शरीर में प्लेटलेट की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न, इटाई, इटाई रोग किस रासायनिक तत्व की शरीर में अधिकता के कारण होता है, तो हमारे शरीर में यदि कैडमियम की अधिकता हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, इटाई, इटाई रोग होता है दोस्तों। कौन सा, इटाई, इटाई रोग होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, शरीर में विषैले तत्व मिनी माता रोग किस कारण होता है, कौन सा जो तत्व है जिसके कारण मिनी माता रोग होता है दोस्तों, कौन सा, मरकरी यानी पारा। किस रोग में रुधिर का थक्का नहीं जमता है, यदि व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित है तो उसका रुधिर का थक्का नहीं जमता है दोस्तों। किस बीमारी में व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है दोस्तों, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों, यह तीनों ही, इनको आप याद रखिएगा। मानव शरीर में जो प्लेटलेट्स हैं वह किस बीमारी में कम हो जाती हैं, डेंगू में दोस्तों, डेंगू में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, 100% एग्जाम्स में आने वाले हैं दोस्तों, 100%, आप लिख के रख लीजिए। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, चारों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे दोस्तों। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पोलियो बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों, पोलियो बीमारी आपने अपने आसपास देखा होगा, किसी बच्चे को यदि पोलियो होता है तो क्या होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है दोस्तों, उसे पैरालिसिस हो जाता है, पैरालिसिस यानी लकवा हो जाता है। अगला प्रश्न, विटामिन के की कमी से क्या होता है, विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में जो रुधिर है उसका थक्का नहीं जमता है दोस्तों। डीपीटी का टीका किस किस बीमारी के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करता है दोस्तों, किस बीमारी के लिए, डिप्थीरिया और काली खांसी और टिटनेस के लिए। टिटनेस किस प्रकार की बीमारी है, एक जीवाणु जनित। टिटनेस जो होता है यह एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। विटामिन की कमी से होने वाले जितने भी रोग हैं उनको आप रट लीजिए, बार बार रट लीजिए, एग्जाम्स में आना ही आना है दोस्तों। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन बी की कमी से बेरी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। न्यूमोनिया बीमारी किस जीवाणु के कारण होता है दोस्तों, डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण होता है दोस्तों। माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु से कौन सा रोग होता है, कुष्ठ रोग। टाइफाइड रोग किस कारण से होता है दोस्तों, टाइफाइड जो कि हमारी आंत को प्रभावित करना है, हमारी आंत में क्या इन्फेक्शन करता है, इसको आंत का बुखार भी कहा जाता है दोस्तों। इस टाइफाइड रोग को आंत का बुखार भी कहा जाता है। और यह साल्मोनेला टाइफी नामक एक जीवाणु होता है, वह हमारे शरीर में दूषित जल और दूषित भोजन से जब पहुंच जाता है तो हमारे शरीर में क्या करता है, आंत को वह प्रभावित करता है दोस्तों। जब आहार अवशोषण के 48 घंटे के बाद भी वह शरीर से बाहर न निकले तब वह अवस्था क्या कहलाती, एसिडिटी, वह अवस्था कब्ज कहलाती, यानी कि आपका डाइजेशन नहीं हो रहा है, इसको एसिडिटी और इनडाइजेशन भी कहते हैं। टाइफाइड बीमारी के लिए कौन सा लैब परीक्षण किया जाता है, यानी कि जब आंत का फीवर आता है तो दोस्तों क्या, विडाल टेस्ट किया जाता है। न्यूमोनिया होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हमारे शरीर में क्या है, फेफड़ों में वायु कोष्ठ है।
एल्वोलाई है। एल्वोलाई छोटे छोटे गुब्बारों की तरह संरचनाएं हैं और यहीं पर ऑक्सीजन और हमारे शरीर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनकी अदला बदली होती है। अगर निमोनिया हो जाता है तो अगर यह वायु कोश प्रभावित होता है तो क्या होता है, इन दोनों गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। तो इस वजह से न्यूमोनिया में हमें क्या, फेफड़ों में दर्द होने लगता है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं दोस्तों। हाथी पांव रोग है, एलिफेंटाइसिस रोग किसके कारण होता है, बुचेरिया बैंक्रोफ्टी, आपने देखा होगा किसी किसी व्यक्ति को होता है। पानी के गड्ढों और तालाबों और कुओं में मच्छरों को कैसे नियंत्रित किया जाता है दोस्तों, जो मच्छर होते हैं वह अपने एग्स कहाँ देते हैं, पानी में देते हैं दोस्तों। अगर आप पानी में गंबूसिया मछली को डाल दें तो वह क्या करेगी, इसके अंडों को और लार्वा को खा जाएगी। तो इस वजह से पानी के गड्ढों में अगर गंबूसिया मछली को डाला जाता है तो क्या करती है, वो लार्वा और अंडों को खा जाएगी। तो इससे मच्छरों की क्या होगा, संख्या नियंत्रित रहेगी, बढ़ेगी नहीं। एड्स बीमारी से पहला व्यक्ति कब ग्रसित हुआ था, 1981 में। अगला प्रश्न, एड्स एक जीवाणु जनित बीमारी है या फिर वायरस जनित है दोस्तों, एड्स एक वायरस जनित बीमारी है, इसको भी आप याद रखिए। एड्स बीमारी में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है, इम्यूनो सिस्टम जिसको बोलते हैं दोस्तों। एक जीव जो रोग उत्पन्न करने का कारण हो उसे क्या कहते हैं, पैथोजन। पैथोजन की यह परिभाषा है दोस्तों, एक जीव जो रोग उत्पन्न करने का कारण हो उसको क्या कहते हैं, पैथोजन। दोस्तों उसको पैथोजन कहा जाता है। परपोषी से आश्रय और भोजन प्राप्त करने वाला जीव क्या कहलाता है, पैरासाइट। यदि हमारे शरीर में कोई जीव है, आश्रय ले रहा है और भोजन प्राप्त कर रहा है तो वह जीव क्या होगा, पैरासाइट। एक जीव शरीर जिसके ऊपर या अंदर एक रोगजनक जीव आश्रय लेता है तो वह क्या होता है, परपोषी, होस्ट। जैसे कि मान लीजिए कि इस होस्ट में क्या करता है, एक पैरासाइट इसमें क्या लेता है, शरण लेता है होस्ट में। रोग जो विश्व के सभी भागों पर पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, पैंडेमिक। जैसे कि अभी कोविड को WHO ने क्या किया था, पैंडेमिक घोषित किया था, मतलब पूरे विश्व में ये फैल गया था। एक जीव जो बहुत अधिक संख्या में रोगाणुओं को आश्रय देता है दोस्तों उसको रिजर्वायर कहा जाता है। एक जीव है जो बहुत सारे रोगाणु उसके अगर शरीर में हैं तो हम उसको रिजर्वायर कहेंगे दोस्तों। रिजर्वायर यानी कि वहीं से रोग बहुत सारे वो फैलेंगे। अगला प्रश्न है, चिकन पॉक्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, छोटी माता। यह विषाणु वेरिसेला के कारण होता है। बुखार, सिर दर्द और भूख न लगना किस बीमारी के लक्षण है दोस्तों, चिकन पॉक्स। खसरा, मीजल्स रोग किस वायरस द्वारा होता है, रूबेला के द्वारा होता है। पोलियो की बीमारी किस प्रकार फैलती है दोस्तों, भोजन और जल से। भोजन और जल से क्या पोलियो की बीमारी फैलती है दोस्तों, यह एक वायरस जनित बीमारी है और हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे दोस्तों पोलियो से संबंधित। पोलियो क्या है, पोलियो वायरस है। संचार विधि कैसे है, विषाणु शरीर के अंदर भोजन या जल के द्वारा प्रवेश करता है। विषाणु अंत में क्या करता है, गुणन करता है दोस्तों, उसके साथ वृद्धि करता है, फिर कहाँ पहुंचता है, मस्तिष्क में। फिर यह क्या करता है, मस्तिष्क और तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। बच्चों में क्या कर देता है, लकवा पैदा कर देता है दोस्तों। लेकिन अगर देखा जाए बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट है, भारत एक पोलियो मुक्त देश है दोस्तों, भारत एक पोलियो मुक्त देश है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, BCG। टीबी कैसे फैलता है, टीबी संक्रमित व्यक्ति के छींक से, थूक से, खांसी से। तो यदि किसी व्यक्ति को आप पहचानते हैं कि इसको टीबी है तो आप उससे कम से कम 2 फीट की दूरी बना कर रखिए, क्योंकि अगर वह संक्रमित व्यक्ति छींकता है या थूकता है या खांसी, इन्हीं में से किसी के भी संपर्क में आप आते हैं तो आपको भी टीबी होने के चांसेस होते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति को जब भी कोई बच्चा अस्पताल में जन्म लेता है तो उसको जन्म पर ही क्या BCG का टीका दिया जाता है दोस्तों, इसको आप याद रखिए। जन्म के समय बच्चे को दिए जाने वाला टीका कौन सा है, यह क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम्स में, तो वह टीका है BCG का टीका। अगला प्रश्न है, किस आयु वर्ग के बच्चों को डिप्थीरिया बीमारी होती है, ये तो 1 से 5 वर्ष। कौन सा हार्मोन्स मधुमेह बीमारी का कारण है दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन्स। क्यों, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है, हमारे शरीर में शुगर का नियंत्रण करना। अगर यह नियंत्रण नहीं कर पा रहा है तो क्या करेगा, हो जाएगा हमारे शरीर में क्या, मधुमेह हो जाएगा दोस्तों, मधुमेह यानी कि डायबिटीज़। डायबिटीज से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को दोस्तों देख लेते हैं। कारण क्या है, इंसुलिन हार्मोन का कम स्रावण। दूसरा कारण क्या है, मानसिक तनाव रहता है उस व्यक्ति को। तीसरा वंशानुगत भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है लेकिन वंशानुगत होने के चांसेस होते हैं। लक्षण क्या है दोस्तों, रक्त में अधिक शुगर पाया जाएगा तो उसको ब्लड शुगर होगा दोस्तों। और क्या लक्षण हो सकते हैं दोस्तों,
अधिक और बार बार वह मूत्र त्याग करने जाएगा, उसको बार बार प्यास लगेगी, भूख लगेगी, बार बार उसको खाना खाने की ज़रूरत महसूस होगी। उसके साथ साथ क्या होगा, किसी व्यक्ति को चोट लगती है और देरी से उसका घाव भर रहा है, तब भी आप अंदेशा लगा सकते हैं कि उसको क्या है, ब्लड शुगर की बीमारी है। उसके साथ साथ क्या होगा दोस्तों, सामान्य शारीरिक कमजोरी भी उसको रहती है। उपचार क्या है दोस्तों, भोजन में कम शुगर खाइए, कार्बोहाइड्रेट्स कम खाइए, नियमित और नियंत्रित आहार लीजिए, भार में नियंत्रण रखिए, मतलब मोटे मत होइए, और नियमित व्यायाम कीजिए। ये ही दोस्तों नियंत्रण के उपाय हैं शुगर के, अगर यदि आप डायबिटीज से बचना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, ब्लड प्रेशर बीपी कितना होता है, 120/80। अगला प्रश्न है, हृदय घात हार्ट अटैक का क्या कारण है, धमनियों में रक्त का जमा होना। धमनियों में दोस्तों रक्त नहीं, कोलेस्ट्रॉल का जमा होना। कोलेस्ट्रॉल का जमा होना यानी कि फैट का जमा होना क्या होता है, धमनियों में रक्त का जमा होना नहीं, फैट का जमा होना। दोस्तों कैंसर को कितने वर्ग में विभाजित किया गया है, दोस्तों कैंसर दो प्रकार के होते हैं, एक बिनाइन कैंसर, एक मैलिग्नेंट कैंसर। अगला प्रश्न है, एड्स की जांच कौन सा परीक्षण के द्वारा किया जाता है। बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यह अगर आप पिछले एग्जामों को देखेंगे तो यह बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो एलाइसा टेस्ट किया जाता है, एलाइसा टेस्ट आप इसको याद रखिए। एलाइसा टेस्ट होता है किसकी जाँच के लिए, एड्स की जाँच के लिए। और जो विडाल टेस्ट होता है वह किसके लिए होता है दोस्तों, अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था, टाइफाइड की जांच के लिए। दोस्तों एड्स किस प्रकार के जीव के कारण होता है, वायरस जनित बीमारी है। दोस्तों किस धातु की कमी से एनीमिया रोग होता है, दोस्तों आयरन की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया रोग होता है। दोस्तों सामान्य मनुष्य का हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, सामान्य स्वस्थ मनुष्य है तो दोस्तों उसका हीमोग्लोबिन कम से कम 13.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। दोस्तों इतना तो होना ही चाहिए। किस रोग से ग्रसित होने पर शरीर में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो एनीमिया। अगर किसी व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है दोस्तों, तो उसको क्या होता है कि उसके शरीर में जो ब्लड है उसको ऑक्सीजन को ले जाने की जो क्षमता है वो घट जाती है दोस्तों। इस वजह से उसको शरीर में ऑक्सीजन कम मिलता है। दोस्तों एक्स-रेज से ज़्यादा संपर्क में आने पर कौन सा रोग होता है, कैंसर। एक्स-रेज की खोज किसने किया था, रोएंटजन ने। किस रोग में मस्तिष्क के चारों ओर झिल्लियों में सूजन उत्पन्न होती है। दोस्तों मस्तिष्क के चारों ओर में, आपके ब्रेन के चारों ओर की झिल्लियां उनमें सूजन होती है दोस्तों, कौन सा, इंसेफ्लाइटिस के कारण। इंसेफ्लाइटिस बीमारी उत्पन्न करने वाला मच्छर, यह एक मच्छर है दोस्तों जो इंसेफ्लाइटिस उत्पन्न करता है, क्यूलेक्स मच्छर। मादा एनाफिलिस मलेरिया, डेंगू एडिस एजिप्टी, और क्यूलेक्स कौन सा, एन्सेफ्लाइटिस। इनको आप याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इसलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। दोस्तों ब्लैक फुट रोग किसके कारण होता है, आर्सेनिक के कारण। ट्यूबरकुलोसिस को बीसीजी वैक्सीन किस वैज्ञानिक ने बनाई थी, ट्यूबरकुलोसिस टीबी के लिए जो बीसीजी वैक्सीन है उसने किसने बनाई थी, एल्बर्ट कैलमेट और कैमिल गिवरे ने। दोस्तों पेचिश बीमारी किसके कारण होती है, सिजेला जीवाणु होता है दोस्तों, सिजेला, जिसके कारण पेचिश की बीमारी होती है। निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी किसको कहा जाता है, वायरस को। अब इसका कारण भी बताता हूं दोस्तों, क्यों, क्योंकि जब वायरस किसी जीव के अंदर पहुंचता है तब यह सजीव की भांति द्विगुणन करता है, ठीक है। लेकिन जब तक यह किसी इन्वायरमेंट में निर्जीव में रहता है, निर्जीव जगह हो गए, मिट्टी में पड़ा हो गया, मतलब किसी जीव के बाहर जब तक रहेगा वह निर्जीव की तरह रहेगा, निर्जीव की तरह पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही किसी जंतु जीव के शरीर में पहुंचेगा तो यह क्या हो जाएगा, सजीव की तरह काम करने लगा। इसीलिए यह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है दोस्तों। इसीलिए आपको बताता हूं कि किसी भी चीज़ को जानना बहुत ही आवश्यक है। आपने पढ़ लिया सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है वायरस, लेकिन ये नहीं पता कैसे है दोस्तों, इसको भी आपने जाना इस प्रश्न में। अगला प्रश्न है, गंभीर और तीव्र दर्द के लिए कौन सी दवा होती है, मॉर्फिन। पशुओं से मनुष्यों में संचारित होने वाले रोग को क्या कहते हैं, जूनोटिक रोग कहते हैं दोस्तों। जानवरों से जो मनुष्यों में रोग संचारित हो उस रोग को क्या कहते हैं, जूनोटिक रोग कहते हैं दोस्तों। रक्तचाप का नियंत्रण द्वारा किससे बचा जा सकता है, अगर आप अपना रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखते हैं तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस कम है दोस्तों। रक्त में किसका संचय होने से पीलिया रोग होता है, दोस्तों बिलिरुबिन अगर हमारे शरीर में एकत्रित हो जाता है रुधिर में तो क्या होता है, पीलिया रोग होता है दोस्तों। क्या, पीलिया, जिसको जॉन्डिस भी कहते हैं। अंग्रेजी शब्द भी याद रखिए, कई बार एग्जाम्स में अंग्रेजी शब्द लिख के आता है दोस्तों। आप सभी को यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, ताकि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए ये लाभदायक हो सके। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। सिनकोना से मलेरिया की कौन सी दवा बनती है, क्यूनोन दवा। सो दोस्तों तो आप ध्यान रखिए, इसमें एक प्रश्न और हल हो जाता है, मलेरिया की दवा कौन सी होती है, क्यूनोन। जीवाणु जनित किन्हीं 4 रोगों के नाम लिखिए
दोस्तों एग्जाम्स में आता है कि किन्हीं 4 वायरस जनित रोगों को लिखिए, किन्हीं 4 जीवाणु जनित रोगों को लिखिए। तो आप जीवाणु जनित जो रोग हैं वह टाइफाइड, टिटनेस, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, जैसे जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, क्षय रोग एक टीबी जिसको कहते हैं। कोरोना महामारी का पहला मरीज कहाँ मिला था दोस्तों? चीन में। दिसंबर 2009 में यह पहला पेशेंट मिला था दोस्तों, जिसने 2009 में, 2019 में और 2020 में कोरोना ने क्या हाहाकार मचा दिया था दोस्तों। मधुमेह रोग में शर्करा की जांच किससे की जाती है? बेनेडिक्ट एक टेस्ट है दोस्तों, उससे मधुमेह क्या शर्करा में शुगर, ब्लड में शुगर की जांच की जाती है दोस्तों। आप विभिन्न जो पैथोलॉजी टेस्ट होते हैं, रोगजनक टेस्ट, उनको आप याद रखिए। शुगर के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट, एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट, डेंगू के लिए टाइफाइड के लिए बिडाल टेस्ट, इनको आप याद रखिए। इससे क्या होगा कि आप एग्जाम्स में अगर किसी प्रकार का टेस्ट पूछा जाता है ना, तो आप हल कर पाएंगे। 3-4 टेस्ट तो आप अवश्य याद रखिए दोस्तों। जापानीज इंसेफ्लाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? मस्तिष्क। किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का उपयोग किया जाता है? किडनी की चिकित्सा में दोस्तों। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर दोस्तों। बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? मधुमेह। यदि मूत्र के साथ शुगर आ रहा है तो मधुमेह होगा दोस्तों। शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से। अगला प्रश्न है, 11 फरवरी 2020 किस बीमारी के प्रकोप के कारण WHO ने आपातकाल घोषित किया था? दोस्तों अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि 2020 में किसने? कोविड ने हाहाकार मचाया था दोस्तों। कोरोना की शुरुआत किस शहर में हुई थी? वुहान में। वुहान किस देश में पड़ता है? चीन में। चीन में ही कोविड-19 से ग्रसित पहला बीमार व्यक्ति मिला था दोस्तों। टिटनेस रोग से मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? तंत्रिका तंत्र। टिटनेस एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है दोस्तों। हेपेटाइटिस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, लीवर। स्वाइन फ्लू H1N1 किस जीव से फैलता है? सूअर से। H1N1 भी दोस्तों बहुत एग्जाम्स में आया है। H1N1 भी बहुत एग्जाम में आया है। इबोला क्या है दोस्तों? एक प्राण घातक विषाणु है। इबोला क्या है? एक प्राण घातक विषाणु है दोस्तों। विटामिन डी का प्रचुर स्रोत क्या है? सूर्य, जिससे हमें कैल्शियम, सूर्य जो है ना विटामिन डी का बहुत ही प्रचुर स्रोत है, और विटामिन डी बहुत आवश्यक है हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए। शरीर में गठिया रोग जोड़ों में किसके जमा होने के कारण होता है? यूरिक एसिड। हमारे जोड़ों में दर्द होने लगता है दोस्तों, यूरिक एसिड अगर हमारे शरीर में एकत्रित हो जाता है। यूरिक एसिड कैसे होता है? डॉट्स लाइक ये ग्रैन्यूल टाइप संरचनाएं होती हैं जो हमारे जोड़ों पे एकत्रित हो जाती हैं। फिर क्या होता है कि इन जोड़ों पे चलने पे क्या होता है, हमारे अगर गांठे में एकत्रित हो गई तो ये रब करते हैं हड्डियों के साथ, तो हमें क्या होता है? दर्द होता है। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? आयोडीन की कमी से। ग्वाइटर जिसको बोलते हैं दोस्तों। ईसीजी जांच का संबंध किस अंग की बीमारी से है? अगर हृदय में कोई समस्या आती है तो सबसे पहली जाँच होती है दोस्तों ईसीजी। हृदय की जाँच के लिए उपयोग किया जाता है ईसीजी जाँच दोस्तों। ईसीजी जाँच याद रखिए। दूसरा क्या है? ईईजी मस्तिष्क की जांच के लिए दोस्तों उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की जो जांचें हैं उनको आप याद रखिए। बेनेडिक्ट टेस्ट दोस्तों शुगर के लिए दोस्तों, और विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए, एलिसा टेस्ट एड्स के परीक्षण के लिए, ईईजी टेस्ट मस्तिष्क की बीमारी के लिए, ईसीजी टेस्ट हृदय के लिए। इनको आप याद रखिए दोस्तों ये सारे टेस्ट। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? जो हमारे शरीर में आरबीसी होती हैं, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट दोस्तों। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण नहीं होता है दोस्तों? सौर ऊर्जा में प्रदूषण नहीं होता है। जो सूर्य से ऊर्जा मिलती है उसमें कोई प्रदूषण होता है दोस्तों? नहीं होता है, कोई प्रदूषण नहीं होता है दोस्तों। कुल मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है दोस्तों? कुल मूल भौतिक राशियां 7 हैं। इनको आप याद रखिए, एग्जाम्स में पक्का आने के चांसेस है। 7 में कौन? लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इनके आप जो मूल मात्रक हैं उनको भी याद रखिए दोस्तों। पहले के प्रश्नों में हमने हल किया है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है क्या? लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष दोस्तों। दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई पारसेक। एक पारसेक कितने के बराबर होता है? 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पारसेक। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट।
इनको आप याद रखिए। जितने भी मात्रक दोस्तों हम पढ़ रहे हैं उनको आप जरूर लिखते रहिए, ये प्रश्न आएंगे। पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? ओजोन परत। ये हमारे जो वायुमंडल है उसमें समताप मंडल में क्या है? ओजोन परत, जो हमें क्या करती है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से दोस्तों रक्षा करती है। ओजोन परत की जो मोटाई है उसको किससे मापा जाता है? डाप्सन से नापा जाता है। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? ओजोन गैस का दोस्तों रासायनिक सूत्र है O3। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? O2। आप ऑक्सीजन लेते हैं दोस्तों, आपको इसका रासायनिक सूत्र याद होना चाहिए। आप पानी पीते हैं, पानी का भी आपको रासायनिक सूत्र याद होना चाहिए, क्या है? H2O। पानी का रासायनिक सूत्र आपको याद होना चाहिए दोस्तों। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। पास्कल किस राशि का मात्रक है दोस्तों? दाब। पारसेक और पास्कल में आप डिफरेंस याद रखिएगा। पारसेक जो होता है ना, पारसेक ये दूरी की जो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, लेकिन पास्कल क्या है? दाब का। जल का बहाव किससे मापा जाता है? क्यूसेक से दोस्तों। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। बल का मात्रक है न्यूटन दोस्तों। जल का बहाव किससे मापा जाता है? क्यूसेक। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप, आला जिसको बोलते हैं दोस्तों। आला आपने देखा होगा डॉक्टरों के गले में क्या होता है? आला। ये किस लिए? हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए होता है दोस्तों। दूर की वस्तु देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र कौन सा है? बाइनाकुलर। बाइनाकुलर से दूर की वस्तुओं को देखा जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? लक्स मीटर का दोस्तों, लक्स मीटर। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा, दुग्ध जो उत्पाद होते हैं, दूध से बने उत्पाद होते हैं, उनमें वसा कितना है उसको मापते हैं किससे? ब्यूटरोमीटर से दोस्तों। किससे? ब्यूटरोमीटर से दुग्ध उत्पादों की जो वसा की मात्रा है उनमें उसको मापा जाता है। समुद्र में गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? फैदोमीटर। एक फैदोमीटर कितने के बराबर होता है? 6 फीट। एक फैदोमीटर 6 फीट के बराबर होता है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं दोस्तों? 159 लीटर। जब तेल का, लिक्विड का जो आयात निर्यात होता है दोस्तों, वो बैरल्स में होता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, बैरल्स में होता है। एक बैरल्स में 159 लीटर तेल होता है दोस्तों। एक माइक्रोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10 की पावर -6 मीटर। यानी कि एक मीटर के 6वें भाग के बराबर होता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? अल्टीमीटर। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से नापते हैं? बैरोमीटर। किसी वस्तु की ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने वाला? कैलोरीमीटर। ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र दोस्तों? स्फिग्नोमेनोमीटर। इन चारों को याद रखिए दोस्तों, एग्जाम्स में ये भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों। एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं दोस्तों, पूछे जा सकते नहीं है, जाते हैं और पूछे जाएंगे। आप इनको जरूर याद रखिए। कृत्रिम उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता रहता है? अपकेंद्रीय बल के कारण दोस्तों, अपकेंद्रीय बल के कारण। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में क्यों नहीं खड़े रह सकते? क्योंकि दोस्तों निर्वात में क्या नहीं होता? गुरुत्वाकर्षण नहीं होता दोस्तों। हम गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही पृथ्वी में खड़े रह पाते हैं दोस्तों। यदि निर्वात होगा, कोई वायुमंडल नहीं होगा, पृथ्वी हमारे ऊपर गुरुत्वाकर्षण नहीं लगा पाएगी, तो हम खड़े ही नहीं रह पाएंगे, हम गिर जाएंगे दोस्तों। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है दोस्तों? पृथ्वी पर पलायन वेग 11.6 सेकेंड पर किलोमीटर है दोस्तों। यदि आप किसी वस्तु को 11.2 सेकेंड पर किलोमीटर की गति से आसमान के ऊपर फेंक दें दोस्तों, तो वह पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। इसी को पृथ्वी का पलायन वेग कहते हैं दोस्तों। जो भी रॉकेट जाते हैं वह इस गति से ज़्यादा ही जाते हैं, तभी वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर हो पाते हैं दोस्तों, नहीं तो वापस पृथ्वी पे वो गिर जाएंगे। भारहीनता कब महसूस होती है? जब गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति होगी तो भारहीनता हमें लगेगा ही नहीं। यानी किसी वस्तु का भार किस कारण होता है? पृथ्वी के द्वारा उस पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हमें भार महसूस होता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक लड़की झूले पर बैठकर झूला झूल रही है। लड़की यदि खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों यदि लड़की खड़ी हो जाती है तो आवर्तकाल उसका कम हो जाएगा। हवा में लोहे और लकड़ी की गेंद को उछालने पर क्या होगा? लकड़ी की गेंद बाद में वापस आएगी और लोहे की गेंद जल्दी वापस आएगी। ऐसे उदाहरण वाले प्रश्नों को भी दोस्तों याद रखिएगा, एग्जाम्स में आएंगे। पृथ्वी के किस स्थान पर पिंड का भार सर्वाधिक है? तो पृथ्वी के ध्रुवों पर भार सर्वाधिक होता है, क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक है। लिफ्ट पर बैठे व्यक्ति को अपना भार सबसे ज़्यादा कब महसूस होता है? दोस्तों जब वह लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तब उस व्यक्ति को अपना भार सबसे ज़्यादा महसूस होता है। पृथ्वी पर यदि गुरुत्वाकर्षण अचानक लुप्त हो जाएगा तो क्या होगा दोस्तों? जितनी भी वस्तुएं हैं उनका भार शून्य हो जाएगा, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। इसका कारण बताता हूँ दोस्तों। हमारा जैसे कोई भी व्यक्ति है ए, इसका जो भार कहलाता है वह पृथ्वी द्वारा उस पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल होता है।
इसके अंदर का जो पदार्थ है, यानी कि जो बंदे का द्रव्यमान है, वह गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं होता है। तो द्रव्यमान तो उसका उतना ही रहेगा, लेकिन क्या होगा, भार शून्य हो जाएगा, क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। पीसा की झुकी मीनार गिरती क्यों नहीं है? गुरुत्व केंद्र के कारण दोस्तों, गुरुत्व केंद्र के कारण। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तब जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों गुरुत्व बढ़ता जाता है पृथ्वी का। जैसे ये पृथ्वी है, इसका भूमध्य रेखा क्या होगा, 0 डिग्री। अब यदि आप ध्रुवों की तरफ जाते हो, चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ जाओ चाहे दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाओ, जैसे जैसे आप उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, पृथ्वी का गुरुत्व क्या होगा, बढ़ता जाएगा। दोस्तों ध्रुवों पर सबसे कम होता है गुरुत्व। चंद्रमा किस कारण पृथ्वी के चारों ओर नियमित गति करता है? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और पृथ्वी के चारों ओर नियमित कक्षा में गति करता है, और यह इसका कारण सिर्फ है कि गुरुत्वाकर्षण लगता है। पृथ्वी द्वारा क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण। ज्वार भाटा कहाँ पर आते हैं? तो दोस्तों ज्वार भाटा कहाँ आते हैं, समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं, समुद्र में। दोस्तों समुद्र में क्या, ज्वार भाटा आते हैं दोस्तों। और दोस्तों गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व के कुछ उदाहरणों को हम देखेंगे पहले। सूर्य और अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार और निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जो सूर्य है उसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि सूर्य के द्वारा ही जो गुरुत्वाकर्षण लगाया जा रहा है उसके कारण ही यह नियमित कक्षा में गति करते हैं, नहीं तो यह नीचे गिर जाएंगे। दोस्तों पृथ्वी के गुरुत्व और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यह तो सूर्य और ग्रहों की बात हो गई। अब अपनी पृथ्वी है, इसके चारों ओर कौन ग्रह गति कर रहा है, चंद्रमा। और चंद्रमा किस कारण से, पृथ्वी के गुरुत्व और गुरुत्वाकर्षण के कारण दोस्तों यह पृथ्वी के चारों ओर गति कर रहा है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतर क्रिया के कारण पृथ्वी पर समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं, टाइड्स जिनको दोस्तों बोलते हैं। टाइड्स जो समुद्र है ना, उनमें पानी का बहाव आता है, फिर नीचे पीछे चल लौटता है, फिर आता है, फिर वापस लौटता है। ये किस कारण होता है दोस्तों? क्योंकि जो सूर्य है, पृथ्वी है और चंद्रमा है, इनके क्या है, गुरुत्वाकर्षण की अंतर क्रिया के कारण यह ऐसा होता है, क्या, ज्वार भाटा आते हैं समुद्र में। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? जड़त्व को। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि बर्फ में घर्षण की कमी होती है। दोस्तों बर्फ का जो सतह होता है वो चिकना होता है। वॉशिंग मशीन भौतिकी के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? दोस्तों अपकेंद्री बल पर। कौन सा नियम यह कहता है कि ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, यानी कि ऊर्जा का रूप परिवर्तित हो सकता है लेकिन उसको ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना तो खत्म कर सकते हो, केवल रूप परिवर्तन होता है। दोस्तों यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। दोस्तों कौन सा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही क्यों जलने लगता है? क्योंकि जब दोस्तों अंतरिक्ष से कोई वस्तु गिरती है पृथ्वी की तरफ, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो रास्ते में जो वायुमंडल होता है उसमें क्या होगा, घर्षण होगा। वायु में क्या, वायु से घर्षण होगा, तो घर्षण से क्या हो जाएगा, वो जलने लगेगा। दूध मथने के बाद क्रीम का दूध से पृथक होने का क्या कारण है? अपकेंद्रीय बल। दोस्तों अपकेंद्रीय बल। हमारे घरों में जो वॉशिंग मशीन उपयोग होती है वह भी अपकेंद्रीय बल के कारण ही चलती है। किस उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड और कागज पर लिखना संभव है? दोस्तों ये घर्षण के कारण। घर्षण अगर नहीं होगा, आप किसी चिकनी सतह पर क्यों नहीं लिख पाते हैं? क्योंकि उसमें घर्षण नहीं होता है। तो लिखने के लिए भी कुछ ना कुछ घर्षण होना आवश्यक है। दोस्तों कमानी तुला किस सिद्धांत पर काम करती है? हुक नियम पर। वर्षा की बूंदें गोलाकार होकर क्यों गिरती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। आप वर्षा की बूंदों को देखना दोस्तों, लंबी लंबी नहीं गिरती हैं, आयताकार नहीं गिरती, ये गोली होकर के गिरती हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। दोस्तों यह भी एग्जाम्स में बहुत आया है दोस्तों, इसको आप याद रखिए, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आया है। जल की सतह पर तेल क्यों तैरता रहता है? अगर आप जल पर तेल डालोगे तो तैरता रहता है तेल। क्यों? क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव है वह जल से कम होता है। वाहनों में लुब्रिकेंट उपयोग किया जाता है दोस्तों। क्यों? घर्षण कम करने के लिए। घर्षण कम करने के लिए क्या, लुब्रिकेंट को उपयोग किया जाता है। दोस्तों देखा होगा आपने कई बार अपने वाहनों में कि आवाज़ आने लगती है तो उसमें बोला जाता है कि लुब्रिकेंट का उपयोग करिए। पौधों की जड़ों से पत्तियों तक किस कारण जल पहुँचता है? जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, उसके पत्तियों तक जल कैसे पहुँचता है? केशिकत्व के कारण। केशिकत्व के कारण। दोस्तों वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? दोस्तों उसका कारण कि वायु की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। वायु का घनत्व ज़्यादा है तो उसके ऊपर बादल तैरते रहते हैं। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर? केशिकत्व सिद्धांत पर। दोस्तों धातु की शुद्धता मापने वाला उपयुक्त सिद्धांत कौन सा है?
आर्किमिडीज का सिद्धांत है दोस्तों। आर्किमिडीज का सिद्धांत। धातु की शुद्धता मापने का सिद्धांत कौन सा है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। वाहनों की गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? स्पीडोमीटर दोस्तों। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ से दोस्तों। झूठ का पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? पॉलीग्राफी। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला ऑडियोमीटर होता है, लेकिन ध्वनि की तीव्रता को बढ़ाने वाला दोस्तों, यह है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता को बढ़ाने वाला यंत्र है लाउड स्पीकर, लेकिन इसकी तीव्रता को मापने वाला कौन सा था? ऑडियोमीटर दोस्तों। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र ओडोमीटर दोस्तों। ओडोमीटर। धमनियों में रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? स्फिग्नोमैनोमीटर से। जो हमारा बीपी मापा जाता है ना जिस यंत्र से, वह दोस्तों स्फिग्नोमैनोमीटर है। दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति ज्ञात करने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? राडार। दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता मापने वाला कौन सा यंत्र है? लैक्टोमीटर दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों। कितना? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक विज्ञान के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल। हवाई जहाज यात्रा के दौरान पेन से स्याही क्यों निकल जाती है? वायु दाब की कमी के कारण। जैसे जैसे दोस्तों आप पृथ्वी से ऊपर की तरफ बढ़ोगे, वायु दाब कम होता जाएगा। जिस वायु दाब पर पेन में स्याही पृथ्वी पर भरी गई थी, ऊपर जाने से वायु दाब कम होगा, तो वह ऑटोमेटिक रिफिल से क्या होगा? वह स्याही बाहर आ जाएगी, क्योंकि दाब कम हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नदी की अपेक्षा समुद्र जल में तैरना आसान क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि आपको बताता हूँ, नदी का जो जल है उसका घनत्व समुद्र का जो जल है उसके घनत्व से कम होगा। ठीक है। अब जब इसमें कम घनत्व है तो इसमें तैरना क्या होगा? आसान नहीं होगा। समुद्र में क्या होगा? उसका घनत्व ज़्यादा होता है, तो उसमें तैरना आसान होता है दोस्तों। बैरोमीटर पैमाने में अचानक यदि गिरावट आ जाती है, मान लीजिए बैरोमीटर है, इसके पैमानों में गिरावट अगर आ जाए तो क्या है? तूफानी मौसम। क्यों? क्योंकि बताता हूँ आपको। बैरोमीटर क्या? वायु दाब मापता है। अब किसी स्थान पर अगर गिरावट आ रही तो मतलब वहाँ का वायु दाब कम हो रहा है, तो चारों तरफ से क्या होगा? वायु उस स्थान को घेरेगी, क्योंकि वायु दाब वहाँ कम हो गया, तो इधर की तरफ वायु बहने लगेगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा? तूफान आ जाएगा दोस्तों। अब मार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। अब तक ज्ञात पदार्थों में पृथ्वी का सबसे प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक जो पदार्थ है वो कौन है? क्वार्टज। क्वार्टज सबसे लचीला पदार्थ है अब तक पृथ्वी में पाए गए सभी पदार्थों की तुलना में दोस्तों। अगला प्रश्न, नाइट विजन डिवाइस में प्रयोग की जाने वाली किरणें। रात में देखने वाली जो डिवाइस होती हैं, जो उपकरण होते हैं, उनमें क्या अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है दोस्तों? अवरक्त किरणों का। कीड़ों और क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घर से भगाने वाली किरणें कौन सी हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स दोस्तों। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से वापस आती हैं? आयन मंडल से। किस तत्व का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में किया जाता है? कोबाल्ट 60 दोस्तों। कोबाल्ट 60 का उपयोग विकिरण चिकित्सा में किया जाता है। गामा किरणों की खोज किसने किया था? हेनरी बैकुरल ने। एक्स रेज किरणों की खोज किसने किया था? WC रोएंटजन ने। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? जोसन रिटर ने। समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में प्रयोग की जाने वाली कौन सी तरंगें? सोनार तरंगें होती हैं दोस्तों। समुद्र में क्या होता है कि जब कोई वस्तु डूब जाती है, कोई वस्तु डूब गई, तो क्या होगा कि इस जगह से मान लीजिए कि इसको पता करना है कि सामने होने की संभावना है किसी वस्तु की ना, तो क्या करेंगे? यहाँ से सोनार वेव्स जाएंगी, तो वो यहाँ से टकरा करके वापस आएंगी, तब पता चलता है कि सामने कोई वस्तु पड़ी हुई है, तो उसकी इमेजिंग बनेगी, तब हमें पता चलता है कि सामने कौन सी वस्तु है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक राडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किन तरंगों का उपयोग करता है दोस्तों? रेडियो तरंगों का उपयोग। कौन सी? रेडियो तरंगे। अगर यहाँ पे कोई वायुयान उड़ रहा है दोस्तों, तो यहाँ से राडार क्या करेगा? तरंगे भेजेगा। ये तरंगे इससे टकरा करके वायुयान से वापस आएंगी और एक ग्राफ बनाएंगी, एक इमेज बनाएंगी, तब उसे पता चलता है कि यह वायुयान कितनी ऊंचाई पर है, कैसा वायुयान है, बड़ा छोटा, कितनी तेज से चल रहा है। तो राडार इन सभी चीज़ों को क्या नोट करके देता है। अनुप्रस्थ तरंगों के कम से कम 2 उदाहरण, तो प्रकाश तरंगें और भूकंपीय तरंगें क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें के 2 उदाहरण दोस्तों, जो ध्वनि तरंगें होती हैं, अल्ट्रासाउंड तरंगें होती हैं, ये क्या होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं दोस्तों। ये एक अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं दोस्तों।
सुपरसोनिक जेट से वायुमंडल की कौन सी परत खराब होती है दोस्तों? तो सुपरसोनिक जेट से ओजोन परत खराब होती है दोस्तों। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त इकाई कौन सी है? डेसिबल। ध्वनि के स्रोत और परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे? दोस्तों वह दूरी कम से कम 16.5 मीटर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ए यहाँ से खड़े होकर के आवाज़ दे रहा है, तो कम से कम ये 16.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए ताकि उसकी आवाज़ परिवर्तित होकर के वापस आए। तो यानी कि इतनी दूरी आवश्यक है, इतनी से अगर कम है तो ध्वनि वापस नहीं आएगी दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 343 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न, ध्वनि की चाल किस में सर्वाधिक होती है? ठोस में दोस्तों। गैस में सबसे कम होगी। निर्वात में ध्वनि चाल नहीं करती है, यानी कि ध्वनि को चलने के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की गति के लिए किसकी माध्यम की आवश्यकता होती है? वह जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग होता है दोस्तों, कौन सी? सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में क्या पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग होता है दोस्तों, पराश्रव्य ध्वनियों का। टीवी रिमोट में किन तरंगों का उपयोग होता है? जो आप टीवी का रिमोट लिए रहते हैं दोस्तों, उनमें क्या अवरक्त किरणों का प्रयोग होता है दोस्तों। ध्वनि किसमें गति नहीं करती है दोस्तों? किसमें? निर्वात में ध्वनि गति नहीं करती, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए। और गैस में ध्वनि की चाल सबसे कम, द्रव में गैसों से अधिक और ठोस में सबसे ज़्यादा। तो आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। जब आप रेलवे लाइन पे खड़े हो तो अगर कोई ट्रेन आ रही है, ठीक है, तो आपको बाद में सुनाई देगी यदि एक व्यक्ति उस पटरी में कान लगा करके सुने, क्योंकि पटरी क्या है? ठोस है, तो वहाँ से आवाज़ और तेज़ी से आती है। लेकिन वायु में क्या है? गैस है, तो वह क्या है? वह ध्वनि थोड़ा बाद में आएगी, पहले इस व्यक्ति को सुनाई पड़ जाएगी। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को हम सुन सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे कौन सुन सकता है? डॉल्फिन और कुत्ता। WHO के अनुसार मानव के लिए उपयुक्त ध्वनि कितनी है? दोस्तों हमारे लिए जो उपयुक्त ध्वनि है वह है 45 डेसिबल, इससे ज़्यादा हमें नुकसान कर सकती है। अगला प्रश्न, महिलाओं की आवाज़ किसके कारण तीखी होती है? तारत तो अधिक होता है। जो महिलाओं के गले में क्या है? तारत तो अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने? न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। दोस्तों पढ़ते रहिए, ये 500 प्रश्न हल करना है हमें, और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में साइंस सामान्य विज्ञान के सभी प्रश्नों को हम हल कर डालेंगे दोस्तों। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का ये दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। तापमान का मापन किससे होता है? तो तापमान की जो मापन इकाई है वह डिग्री सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट भी है और केल्विन भी है। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें उपयोग की जाती हैं? कौन सी? एक्सरेज। ठोस से सीधा वाष्प बनने की क्रिया क्या कहलाती? ऊर्ध्वपातन। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दोस्तों क्या है? कपूर। कपूर को यदि आपने देखा होगा तो वह ठोस से सीधा क्या गैस में परिवर्तित होता है, तो यह क्रिया क्या है? ऊर्ध्वपातन क्रिया है दोस्तों, ऊर्ध्वपातन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि दोस्तों क्या है, प्रेशर कुकर में दाब अधिक होगा तो खाना जल्दी पक जाएगा दोस्तों। किस स्तनधारी की आंखें सबसे बड़ी होती हैं? हिरण की दोस्तों। तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? गंधक। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्प्रिंग घड़ी का। दोस्तों उपग्रह में जब कोई पहुंचता है ना तो वहां पर किसका? स्प्रिंग घड़ी का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? समय ज्ञात करने के लिए स्प्रिंग घड़ी का उपयोग करते हैं। किसी वस्तु की किसी वेग से अंतरिक्ष में फेंकने पर वह वापस नहीं आएगी? दोस्तों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से यदि कोई पिंड को पृथ्वी के बाहर फेंकोगे तो वह उसके वायुमंडल से बाहर निकल जाएगी, वापस कभी नहीं आएगी। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान घटेगा कि बढ़ेगा? झरने में जब जल ऊपर से गिरता है तो उसका तापमान दोस्तों बढ़ता है। चिकित्सा शास्त्र में विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेट्स की दोस्तों। मनुष्य शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस दोस्तों। कितना? 98.4 फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है? लाल रंग का। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कथन दिया था? लैमार्क ने। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है? तो कॉफ़ी जो हम लोग पीते हैं ना वो पौधे के बीज से प्राप्त की जाती है दोस्तों। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? हीरा। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप और कार्बन का सबसे कठोर तत्व हीरा ही है दोस्तों।
प्रकाश के आंतरिक परिवर्तन के परावर्तन के कारण ही हीरा चमकता भी है दोस्तों। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी होती है? जो वाहनों से गैस निकलती है वह प्रदूषित होती है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? शराब दोस्तों मादक पदार्थ किण्वन की क्रिया के द्वारा होता है दोस्तों, किण्वन। ये भी आता है, प्रश्न आता है दोस्तों। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने, राइट ब्रदर्स ने। ऊंचाई मापने वाला यंत्र दोस्तों अल्टीमीटर, अल्टीमीटर के द्वारा क्या ऊंचाई मापी जाती है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नींबू खट्टा क्यों होता है? क्योंकि उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। किस महासागर में सबसे ज्यादा द्वीप हैं? द्वीप किसमें है? प्रशांत महासागर में। द्वीप क्या होते हैं दोस्तों? जब कोई भी स्थान चारों तरफ पानी से घिरा हो तो उसको हम द्वीप कहते हैं, चारों तरफ यदि पानी से घिरा होगा। अब जैसे कि मालदीव है, बहुत ही चर्चा में रहा है दोस्तों अभी मालदीव, आपने सुना होगा न्यूज में कई बार। मालदीव क्या है? चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो ये क्या है? द्वीप है। उसी प्रकार जब कोई स्थान तीन तरफ से पानी से घिरा हो, जैसे अपना केरल, तमिलनाडु, ये क्या है? अपना प्रायद्वीप, जो दक्षिण भारत है क्या है? प्रायद्वीप है दोस्तों, क्योंकि तीन तरफ से पानी से घिरा है ये, तीन तरफ से। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। घी में सुगंध किस अम्ल के कारण आती है? डाइसिटिल अम्ल के कारण आती है। घी की जो सुगंध होती है ना, वह किस कारण आती है? डाइसिटिल। दैनिक जीवन में जो आप वस्तुएं जो कार्य करते हैं उनसे संबंधित एग्जाम्स में प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, आप उनको जरूर याद रखिए। टेलीविजन आप डेली देखते हैं, उसका आविष्कार किसने किया? जी.एल. बर्ड्स ने, ये जरूर याद रखिए। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा है दोस्तों। गाजर किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? विटामिन ए दोस्तों। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। अगर आप रतौंधी से बचना चाहते हैं तो आप गाजर खाइए। दालों में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? प्रोटीन दोस्तों। प्रोटीन दाल में बहुत पाया जाता है। प्रोटीन अगर आपको चाहिए तो आप दाल खाइए। किस जंतु का आकार चप्पल के आकार का होता है दोस्तों? किस जंतु का आकार होता है चप्पल के आकार का? ऐसे होता है दोस्तों, ये पैरामीशियम। पैरामीशियम का आकार आप नेट में डाल के देखिए, आपको चप्पल के आकार का दिखेगा। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर खट मीठा होता है ना, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों उसमें। समुद्र जल से किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है? आसवन, आसवन की क्रिया के द्वारा दोस्तों। प्रकाश का किसी तल से टकराकर वापस आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जब किसी तल पर प्रकाश पड़ता है वापस आता है तो इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? प्रकाश का रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जिस सतह से वापस आती है उसको रिफ्लेक्टर कहते हैं दोस्तों। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? निर्वात में। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। निम्नतम संभव तापमान कितना है? मतलब कम से कम तापमान कितना हो सकता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे कम नहीं हो सकता है। आकाश में इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है दोस्तों? सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। जो आकाश में जल की बूंदें हैं वो क्या करती हैं? सूर्य की किरणों को परावर्तित करती हैं, तो उससे अलग अलग रंग में हमें क्या दिखता है? एक लकीर दिखाई पड़ती है। तो आपने देखा होगा आकाश में कई बार इंद्रधनुष को। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी दोस्तों। हाल ही में न्यूज में आपने देखा होगा कि भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है, और किसको? चीन को पछाड़ करके। आप समझिए, भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रण सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। वर्षा जल की बूंदें गोलाकार होकर क्यों गिरती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण दोस्तों। वर्षा जल की बूंदें लंबी नहीं गिरती, गोली गिरती हैं दोस्तों। ये देखिए आप। कौन से पौधे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं? चना और दलहन। चना और दलहन। ध्वनि तरंगे किस में नहीं चल सकती हैं? निर्वात में। प्रकाश की तरंगे दोस्तों निर्वात में सबसे तेज चलती हैं। ध्वनि की तरंगे निर्वात में चलती ही नहीं है। ध्वनि की तरंगों को चलने के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता होती है? ठोस में सबसे तेज चलती हैं, द्रव में उससे कम, और गैस में सबसे कम। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर दोस्तों। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर। स्टेनलेस स्टील बनाने में आयरन के साथ कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील के बर्तन आपने देखे होंगे दोस्तों, कई बार दुकान से खरीदे भी होंगे दोस्तों। तो बताना है आपको किसके साथ, आयरन के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है उसमें? क्रोमियम। निद्रा रोग किस जीव के कारण आती है दोस्तों? यदि आपके शरीर में ट्रिपैनोसोमा चला जाता है तो आप सोते ही रहेंगे, आप बहुत सोएंगे दोस्तों। तो इससे अच्छा है आप पढ़ाई करिए, ट्रिपैनोसोमा से दूर रहिए। शहद का प्रमुख घटक क्या है दोस्तों? फ्रक्टोज, फल शर्करा जिसको कहते हैं। पालक के पत्तों में किसकी सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? आयरन की। अगला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा पौधा कौन सा है दोस्तों? रिफ्लेसिया। पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही दोस्तों जो पत्तियां हैं ना हरे रंग की होती हैं। इसी से प्रकाश संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में संभव होता है दोस्तों। भूरी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? उर्वरक।
आँख में प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? आइरिस। न्यूटन से पूर्व किसने बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को आकर्षित करती है? दोस्तों आर्यभट्ट ने न्यूटन के पहले ही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया था। उन्होंने कहा था पृथ्वी सभी वस्तुओं को आकर्षित करती है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स का। डॉक्टरों को इन्हीं की शपथ दिलाई जाती है दोस्तों। चिकित्सा शास्त्र के क्या थे? जनक। बायोलॉजी के जनक कौन थे? अरस्तु। बॉटनी के जनक यानी वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? थियोफ्रेस्ट। भारतीय राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है दोस्तों। जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। भोजन में विषाक्तता किससे उत्पन्न होती है? क्लॉस्ट्रीडियम बोट्युलिनेमा के कारण। खुजली रोग, इसका बीज किसके कारण होता है? यह एक दोस्तों फंगस है, यह एक कवक बीमारी है। जो खुजली होती है ना हमें, इसका बीज वह एक कवक जनित बीमारी है। लाइकेन किससे मिलकर बने होते हैं? शैवाल और कवक से। लाइकेन किसके सूचक हैं? वायु प्रदूषण के दोस्तों। एडवर्ड जेनर ने किस टीके की खोज की थी? चेचक की। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रिफ्लेशिया दोस्तों। रिफ्लेशिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में तांबे का प्रमुख भंडार कहाँ है? राजस्थान के खेतड़ी में। सोने के आभूषण बनाने में कौन सा तत्व उपयोग होता है? तांबा। रात में पेड़ों के नीचे सोना क्यों हानिकारक होता है? क्योंकि पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आग बुझाने में कौन सी गैस उपयोग होती है? कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए? आग बुझाने में उपयोग होती है दोस्तों। जो अग्निशमन गाड़ियाँ होती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करेंगे तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निर्मुक्त होती है? ऑक्सीजन दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से कौन सा ऊर्जा तत्व बनता है? ग्लूकोज। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? सूर्य की। तो दोस्तों एक हरा पौधा जो होता है वह जल H2O प्लस CO2, क्या? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों के ग्रहण करता है। कैसे? उसके बाद सूर्य का प्रकाश उपस्थित होता है और ग्लूकोज बनता है। क्या? ग्लूकोज बनता है और उसके साथ साथ क्या रिलीज होती है? O2 ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट गैस हमारे जीवन के लिए। हमारा जीवन किस पर आधारित है? ऑक्सीजन पर आधारित है दोस्तों। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत आवश्यक है। पौधों को बचाना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। राइजोबियम किस प्रकार का जीवाणु है? राइजोबियम दोस्तों एक सहजीवी जीवाणु है। कीट भक्षी पौधों के 3 उदाहरण देखिए। कीट मतलब जो कीट को खाते हैं, पौधे भी बच्चों कीट को खाते हैं। घटपर्णी पौधा, ड्रोसेरा पौधा, वीनस फ्लाई पौधा, ये क्या है? कीट का भक्षण करते हैं दोस्तों। पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में किस रूप में भंडारित होता है? स्टार्च में। जो प्रकाश संश्लेषण के पश्चात जो भोजन बनता है दोस्तों ना, वह ग्लूकोज, वह स्टार्च में परिवर्तित होकर के भोजन में स्टोर हो जाता है। अंबर बेल किस प्रकार का पौधा है? एक परपोषी पौधा है दोस्तों अंबर बेल। आप नेट में डाल करके देखिए अंबर बेल का इमेज देखिए दोस्तों, यह एक परपोषी पौधा है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो हमारी लार है ना दोस्तों, उसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। आप देखना कोई भी चीज़ आप खाइए, आप रोटी का टुकड़ा खाइए, थोड़ी देर के बाद आपको मीठा लगने लगा, क्योंकि ये टाइलिन जो होता है ना एक मीठा पदार्थ होता है दोस्तों। यह एक मीठा एंजाइम होता है। अमाशय की दीवारों से कौन सा पाचक रस निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह क्या करता है? भोजन को सड़ाता है दोस्तों। शरीर में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? पेप्सिन के द्वारा होता है। मानव शरीर में दूध का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? रेनिन के द्वारा होता है दोस्तों। दूध का पाचन रेनिन करता है, प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करता है। आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन को सड़ाता गलाता है, फिर भोजन का डाइजेशन होता है। किस जीव का आकार चप्पल जैसा होता है? पैरामीशियम का। मानव में कितने प्रकार के दांत होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। दोस्तों मानव शरीर में जो 4 प्रकार के दांत होते हैं, कुल 32 दांत होते हैं। चारों के नाम हैं कृंतक, रदनक और चवर्णक और अग्रचवर्णक। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं मनुष्य में दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में दोस्तों टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है दोस्तों। कितने कैरेट से सोने के आभूषण बनाए जाते हैं? 22 कैरेट सोने से क्या आभूषणों का निर्माण होता है। उसमें कॉपर मिलाया जाता है। सोने के जब आभूषण बनाते हैं ना 22 कैरेट में, तब क्या मिलाते हैं? कॉपर को मिलाते हैं दोस्तों। कॉपर को मिला करके 22 कैरेट सोने के साथ आभूषण बनाए जाते हैं, क्योंकि 24 कैरेट सोने के साथ आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं। ऊष्मा की सुचालक धातु में कौन सी हैं? कॉपर और सिल्वर।
किसमें तन्यता सर्वाधिक होती है दोस्तों? सोने में। इसी कारण आभूषण बन जाते हैं दोस्तों। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। रसायन विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? रॉबर्ट बायल को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। रसायन विज्ञान का जनक या पिता किसको? रॉबर्ट बायल को कहा जाता है दोस्तों। प्रबल अम्लीय पदार्थ का पीएच मान कितना होगा? 0। पीएच मान कैसे होता है दोस्तों कि किसी भी पदार्थ का पीएच, किसी भी पदार्थ का जो पीएच है दोस्तों, अगर वह 7 है तो वह उदासीन है, अगर वो 7 है तो उदासीन, 7 से यदि कम है तो वह अम्लीय, 7 से अधिक है तो वह क्षारीय। पदार्थ का ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलन। मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? गंधक दोस्तों। द्रव जिस ताप पर उबलता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक। द्रव जिस ताप पर उबलता है उसको क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर चिप बनाने में किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का दोस्तों। ब्रह्मांड में सबसे पहले उत्पन्न होने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है दोस्तों? कठोर पदार्थ हीरा। इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग पाया जाता है? हरा रंग दोस्तों। इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग पाया जाता है? हरा रंग। बर्तनों की सफाई में, अगला प्रश्न है, बर्तनों की सफाई में प्रयुक्त रसायन कौन सा है दोस्तों? अमोनिया क्लोराइड। कपड़ों से वसा को हटाने में प्रयुक्त रसायन कौन सा है? अमोनिया। सिक्के बनाने में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है दोस्तों? तांबा और टिन। हवाई जहाज की बॉडी किस मिश्र धातु से बनती है दोस्तों? ड्यूरालुमिन से दोस्तों। ड्यूरालुमिन से बनाई जाती है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। रसोई गैस एलपीजी किसका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का दोस्तों। वह धातु जिसका गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही लेने से पिघल जाती है दोस्तों, वह है गैलियम। गोताखोर किन गैसों का मिश्रण उपयोग करते हैं? तो गोताखोर जो होते हैं दोस्तों ना, पानी के अंदर जाते हैं जो, वह ऑक्सीजन और हीलियम गैस का उपयोग करते हैं दोस्तों सांस लेने के लिए। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है दोस्तों? जल।